हेलो बच्चों। आज का ये वीडियो होने वाला है क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर का पार्ट 3 या फिर फाइनल पार्ट। इस वीडियो में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अब देखो, आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो का जो होने वाला है वो है सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में कई तरह के सीज़न होते हैं, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मॉनसून का सीज़न या फिर रेनी सीज़न चल रहा है, इसके बाद विंटर आएगा, देन समर आएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, पूरे साल मौसम बदलते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो मौसम है ये क्यों बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीजन्स में इसका क्या असर होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक की जो पहली लाइन है वो ये है कि जो इंडिया का मॉनसून है वो इस सीज़न के पैटर्न को क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में भी बताया कि इंडिया के क्लाइमेट के लिए जो मॉनसून है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो, मौसम कैसे चेंज होते हैं। अभी जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मॉनसून का सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, लेकिन इस सीज़न से पहले इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर था नॉर्दर्न इंडिया में या इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, आप बोल सकते हो, कि उसने इस तरह की कंडीशन क्रिएट करी कि मॉनसून आए। ठीक है। तो मॉनसून के आने का पहले का मौसम यानी कि बहुत ज़्यादा हीट, समर का सीज़न होता है। फिर मॉनसून आता है, बहुत सारी रेनफॉल होती है और धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और सितंबर के आसपास जब मॉनसून ख़त्म होने लगता है तो आप देखोगे कि धीरे धीरे विंटर का सीज़न स्टार्ट होने लगता है। ठीक। और उसके बाद विंटर ख़त्म होता है, देन फिर समर आता है। इस तरह से ये जो हमारी सीज़न की साइकिल है ये चलती रहती है। तो जो मॉनसून का विंड है वो एक डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न बनाता है, यानी कि प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून, इस तरह से। और जो एक साल है इसको 4 सीजन्स में डिवाइड कर देता है। तो हमारा जो पहला सीजन है वो क्या है? हॉट ड्राई समर, यानी कि गर्मी का सीजन। फर्स्ट पॉइंट, समर इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम मार्च एंड कंटिन्यूज टिल मई। यानी कि जो हमारे यहाँ गर्मी का सीजन है इंडिया में वो मार्च से शुरू होता है और कब तक चलता है? मई तक चलता है। ठीक है। द हाईएस्ट टेम्परेचर जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वो जा सकता है कितना? 48 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 48 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जा सकता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं साउथ इंडिया की, तो वो एक तरह से मॉडरेट टेम्परेचर यूज़ करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, वो मॉडरेट टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सी। वहाँ पर भी गर्मी होती है, वहाँ पर तो बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। लेकिन वहाँ पे जो सी का इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो सी से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, वो वहाँ पे टेम्परेचर को कूल डाउन कर देती हैं, यानी कि मॉडरेट कर देती हैं। क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो सकता है। और सदर्न पार्ट में या सदर्न इंडिया में हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर महसूस नहीं करते, वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है जस्ट बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द समर, समर में क्या होता है? एक तरह की गर्म हवा चलती है, लोकल विंड जिसे हम कहते हैं, और उसका नाम है लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है 1 नंबर में आपके आईसीएससी के बोर्ड एग्जाम में, कि जो लोकल विंड है जो समर में चलती है नॉर्थ इंडिया में, उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ लोकल विंड ब्लोज इन समर इन नॉर्थ इंडिया? तो आपका आंसर होना चाहिए लू। तो देखो, समर में एक हॉट विंड चलती है, लोकल विंड चलती है जिसका नाम है लू, और ये नॉर्दर्न पार्ट में चलती है। ठीक है। कहाँ पर चलती है? नॉर्दर्न पार्ट में चलती है। और ये थोड़ा सा सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको, मतलब इसमें आप घूमेंगे, दोपहर में बाहर घूमेंगे, आपको गर्म हवा लगेगी और आपने सही से कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो इसमें आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू द विंड में प्रूव फटल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस सीजन थंडर स्ट्रोम नोन एज काल बैसाखी हिट वेस्ट बंगाल। अभी जो समर का सीजन है इसमें क्या होता है? एक थंडर स्ट्रोम आता है, यानी कि बारिश होती है, तूफान आता है, जिसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक वीडियो हम बनाएंगे जहां पे हम इंपॉर्टेंट टर्म टू बी डिफाइंड फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर, वो पूरे टर्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो काल बैसाखी एक थंडर स्ट्रोम है जो कि वेस्ट बंगाल में हिट करता है समर सीजन में, जिसको बरदोली छेड़ा भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये क्या है कि इस थंडर स्ट्रोम में तूफान के साथ साथ हैवी रेनफॉल भी होती है।
इट इज ऑल्सो रेन इन कोस्टल केरला एंड कर्नाटका। ये जो काल बैसाखी जैसी जो थंडर स्ट्रोम है ये वेस्ट बंगाल के साथ साथ केरला और कर्नाटक के कोस्टल एरिया में भी रेनफॉल करता है। और ये रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसके लिए? आमों के पकने के लिए, मैंगोज के पकने के लिए, उनमें अर्ली राइपनिंग के लिए दिस विंड या दिस थंडर स्ट्रोम इज हेल्पफुल। क्लियर? तो ये जो है आमों के पकने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दे आर ऑल्सो नोन एज चेरी ब्लॉसम इन कर्नाटका। देखो कर्नाटका में ही काल बैसाखी को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। काल बैसाखी जो है वो वेस्ट बंगाल में है। और जो मैंने आपको अभी बताया ना कि मैंगो के पकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो एक टर्म यहाँ पर आता है मैंगो शावर, तो केरला में इसको मैंगो शावर भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, अब ये तो हमारी बात हो गई किसकी? ड्राई समर सीजन की। अब हम आते हैं समर सीजन के बाद आने वाले मॉनसून पर, यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून पर। साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है या साउथ वेस्ट मॉनसून इसको क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, तो इसका आंसर आप जाकर कमेंट में लिख सकते हो कि वाई साउथ वेस्ट मॉनसून कॉल्ड सो। तो साउथ वेस्ट मॉनसून का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि मॉनसून बिगिंस इन जून एंड लास्ट टिल सितंबर, यानी कि जून से शुरू होता है और सितंबर तक मॉनसून चलता है। अब क्या होता है, समर सीजन में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। क्लियर? और इसकी वजह से ये जो एरिया है ये अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को। और ये विंड जो है वो डिफ्लेक्ट होती हैं। क्यों डिफ्लेक्ट होती हैं? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। और ये कब डिफ्लेक्ट होती हैं? जब ये क्रॉस कर लेती हैं इक्वेटर को। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं कि जो मॉनसून है वो जून से सितंबर तक होता है और इस दौरान यानी कि जो समर का सीजन चल रहा है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। और ये जो एरिया है ये अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को अपनी तरफ। और ये जो विंड्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इक्वेटर को पार करने के बाद बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सेकेंड पॉइंट, ये जो विंड्स हैं रीच करती हैं कहां पर? वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट पर साउथ वेस्ट मॉनसून के तौर पर ये रीच करती हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल लेकर आती हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, तूफान आता है। क्लियर? दिस वॉयलेट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इज टर्म्ड एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून, यानी कि जब केरला के कोस्ट पर ये पहुंचती हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तूफान आता है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है यानी कि बिजली कड़कती है और बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है जिसको हम बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। इसीलिए आप देखोगे लगभग हर साल मॉनसून के सीज़न में आप केरला या उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे सुनोगे कि फ्लड आ गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्लियर? मॉनसून विंड गेट डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। दो ब्रांच में जो ये जो विंड है मॉनसून की ये डिवाइड हो जाती हैं। पहली ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच एंड अनदर ब्रांच इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्लियर? तो अरेबियन सी ब्रांच के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अरेबियन सी ब्रांच जो हमारी पहली ब्रांच है, इसका पहला पॉइंट क्या है कि वन ब्रांच ऑफ दीज विंड कॉज हैवी रेनफॉल। इसकी जो ब्रांच है, पहली ब्रांच है, वो हैवी रेनफॉल क्रिएट करती है या उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। कहाँ पर होती है? उन जगहों पर होती है जो वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? विंडवर्ड साइड पर आते हैं। एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी जो हमारा वेस्टर्न घाट के आसपास जो प्लेन एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है? द एरियाज लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल। लेकिन जो लीवर्ड साइड में जो एरियाज आते हैं ना वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है या फिर नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं रेन शेडो जोन। क्लियर? तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जो विंडवर्ड साइड है या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वो विंडवर्ड साइड है। और जो लीवर्ड साइड के एरियाज रह जाते हैं वेस्टर्न घाट के वहाँ पर बारिश नहीं होती है या तो बहुत कम होती है। क्लियर? अब अरेबियन सी ब्रांच की जो सेकेंड ब्रांच है वो स्ट्राइक करती है कहाँ पर? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ मुंबई। और उसके बाद वो आगे की तरफ मूव करती है कहाँ पर? रिवर वैलीज ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती से होते हुए। और फिर रेनफॉल करती है कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया में। और उसके बाद ये आगे जाकर कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिल जाती है जब ये गंगा के प्लेन में एंटर करती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट,
अरेबियन सी ब्रांच की जो थर्ड ब्रांच है वो कहाँ पर है, वो सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का जो इलाका है वहां पर स्ट्राइक करती है ना। तो कहां पर, सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड कच्छ का जो एरिया है वहां पर, देखो आपको मैप में दिखा देता हूं मैं, ये जो एरिया है यहां पर हिट करती है हमारी थर्ड ब्रांच ऑफ अरेबियन सी। क्लियर। तो थर्ड ब्रांच स्ट्राइक सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड कच्छ। उसके बाद ये कहां जा रही है, इसके बाद ये ट्रेवल करती है वेस्टर्न राजस्थान की तरफ और पैरेलली रन करती है अरावली रेंज के। क्लियर। अब क्योंकि ये अरावली रेंज के पैरेलल मूव कर रही है तो राजस्थान में रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी होती है, स्कैंटी यानी कि बहुत कम या ना के बराबर होती है, थोड़ी थोड़ी सी होती है। क्लियर। लास्ट जो हमारा पॉइंट है, अरेबियन सी ब्रांच ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड कॉजिंग रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालयास। तो जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच है ये गंगा प्लेन में जाके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है और फिर वेस्टर्न हिमालयाज में बारिश कराती है। तो ये तो बात हो गई अरेबियन सी ब्रांच की। सेकेंड ब्रांच है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच अप्रोचेस टुवर्ड्स म्यांमार एंड साउथ ईस्ट बांग्लादेश। देखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो ज्यादातर क्या है, ओशियन के ऊपर ट्रैवल कर रही है ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ट्रैवल करती है। तो म्यांमार और बांग्लादेश का जो एरिया है वो इसके रास्ते में पड़ता है, इसीलिए द बे ऑफ बंगाल ब्रांच अप्रोचेस टुवर्ड्स म्यांमार एंड साउथ ईस्ट बांग्लादेश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अराकान हिल्स। क्लियर। तो ये जो विंड्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ, किसकी वजह से, अराकान हिल्स की वजह से। द मॉनसून दस एंटर्स वेस्ट बंगाल, और जब ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो मॉनसून वेस्ट बंगाल में एंटर करता है फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, दिस ब्रांच देन डिवाइड्स इनटू टू। अब ये जो ब्रांच है ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो इसका पहला पार्ट है वो गंगा प्लेन के अलोंग ट्रेवल करता है और दूसरा ब्रह्मपुत्र वैली में ट्रेवल करता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, दीज ब्रांचेस कॉज हैवी रेनफॉल इन द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल करती हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र वैली में भी, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय की हिल्स हैं वहाँ पर भी रेनफॉल करती हैं, और मासिनराम एंड चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। और ये कहाँ पर हैं, ये लोकेट करते हैं सदर्न पार्ट ऑफ खासी रेंज, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल रिसीव करने वाले एरिया हैं। तो ये दो नाम आपको मेमोराइज करने हैं, याद रखने हैं, मासिनराम एंड चेरापूंजी। क्लियर। तो ये तो हमारी बात हो गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, और हमने बात कर ली अरेबियन सी ब्रांच की, ये कैसे काम करती हैं। अब हम ओवरऑल रेनफॉल की बात करते हैं। द रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड आर लार्जली इफेक्टेड बाई टोपोग्राफी। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड में हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ही ब्रांचेस को ले आ रहे हैं, कलेक्टिव बात कर रहे हैं। और ये जो विंड्स हैं ये इफेक्ट करती हैं किससे, टोपोग्राफी से, और इसकी वजह से कई सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं, चलो देख लेते हैं। महाबलेश्वर एक जगह का नाम है। महाबलेश्वर कहाँ पर है, विंडवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट के। तो यहाँ पर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है ना। किसका इफेक्ट है ये इफेक्ट है टोपोग्राफी का। महाबलेश्वर विंडवर्ड साइड पे है तो 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। क्लियर। और दूसरी अगर हम बात करें तो जो लीवर्ड साइड के एरियाज हैं वहां पर सिर्फ 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इट रेन्स हैविली इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। बहुत ज़्यादा बारिश होती है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कंट्री के, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं। थर्ड पॉइंट, देर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल एज वन गोज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अगर कोई ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा कि जो रेनफॉल है वो कम होती चली जा रही है, उसकी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है, क्योंकि जो विंड्स हैं वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती हैं, क्योंकि रास्ते में वो बारिश करती हुई चली आ रही हैं। क्लियर। तो द शेड देयर मॉइस्चर इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नी। तो आप देखोगे कि कोलकाता में 120 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। अब पटना कोलकाता से ईस्ट में है, ठीक है ना, कोलकाता से वेस्ट में है, सॉरी वेस्ट में है, तो वहां पे आप देखोगे 102 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। इलाहाबाद पटना से भी वेस्ट में है तो वहां पे 91 सेंटीमीटर। अब दिल्ली इलाहाबाद से भी वेस्ट में है तो वहां पर 56। जैसा कि ये टॉपिक कह रहा है, ये जो पॉइंट कह रहा है कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो मॉइस्चर कम होता जाएगा और रेनफॉल की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो आप देखोगे कोलकाता में 120, पटना में 102, इलाहाबाद में 91 और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट,
द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु डज नॉट गेट रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन में तमिलनाडु के कोस्ट पर बारिश होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? इट इज़ बिकॉज दिस कोस्ट इज पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब ये जो ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये ईस्ट कोस्ट के पैरेलल ट्रेवल करती है ना। ये देखो मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, और ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि कहाँ है? पैरेलल है, ये अंदर नहीं जा रही है इंडिया के, ठीक है। तो यहीं पे बताने की कोशिश की जा रही है कि तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होती है क्योंकि ये जो कोस्ट है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल में आता है। क्लियर? इट ऑल्सो लाइज रेन शेडो एरिया, और ये रेन शेडो एरिया में भी है अरेबियन सी ब्रांच के। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच पैरेलल जा रही है तो बारिश नहीं कर रही है। क्लियर? अरेबियन सी ब्रांच के लिए ये रेन शेडो जोन है, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। तो तमिलनाडु में इस सीजन में बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून। अब क्या होता है? ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर में साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वीक होने लगता है और स्टार्ट कर देता है रिट्रीट करना। एक तरह से ये यू टर्न ले रहा है, ठीक है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। इस समय आसमान एकदम साफ होता है, क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में। उसके बाद द रिट्रीट ऑफ मानसून इज एट अ मार्क्ड लेवल। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टर्म्ड अक्टूबर हीट। अभी जो रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून है ना, जब तक ये रिट्रीट कर रहा होता है उस समय पे टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है अक्टूबर के महीने में, तो इसको हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। ये भी एक टर्म है जो कि आपको याद रखना है। एट दिस टाइम द लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट टू द बे ऑफ बंगाल। अब इस समय पे क्या होता है, जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं वो बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं। अभी जो साइक्लोन है ये क्या करते हैं? ये डिस्ट्रक्शन करते हैं लाइफ का, प्रॉपर्टी का। कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट में। क्लियर? एंड द सदर्न कोस्ट, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइक्लोन्स एंड डिप्रेशन। तो जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु जिसके बारे में मैंने कहा था कि वहां पे बारिश नहीं होती है, तो जो साइक्लोन आते हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश वहां पर होती है कोरोमंडल कोस्ट पर। क्लियर? ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जब साइक्लोन की बात आई है तो हम साइक्लोन एक बार पढ़ भी लेते हैं। ट्रॉपिकल डिप्रेशंस या फिर साइक्लोन की बात हो रही है, ये बे ऑफ बंगाल में बनते हैं। और क्यों बनते हैं? वेरिएशन की वजह से, हीट एंड मॉइस्चर का वेरिएशन होता है जिसकी वजह से ये डिप्रेशंस फॉर्म होते हैं, साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और कब? नवंबर एंड दिसंबर के महीने में। दे जनरली ओरिजिनेट, कहाँ पर ये ओरिजिनेट होते हैं? अंडमान निकोबार के आसपास के इलाके में। अगर और स्पेसिफिक बात की जाए तो 12 डिग्री नॉर्थ से 17 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसके आसपास। और ये ईस्ट वर्ड ट्रैवल करते हैं बे ऑफ बंगाल के। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार के आसपास बनते हैं और ईस्ट वर्ड ट्रैवल करते हैं बे ऑफ बंगाल के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है, लाइफ का लॉस भी होता है। क्लियर? अक्टूबर हीट, जो कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वही बात है कि अक्टूबर के महीने में क्लियर क्लाउडलेस स्काई होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, जिसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं, ठीक है। और ये जो अक्टूबर का महीना है ये एक तरह से ट्रांजिशन का भी काम करता है कि किसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है? कोल्ड ड्राई सीजन आने वाला है और रेनी सीजन जाने वाला है, ठीक है। अक्टूबर का महीना चल रहा है जब रेनी सीजन लगभग खत्म हो चुका है और विंटर्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब विंटर्स आना शुरू हो गए तो अगले पॉइंट में विंटर्स आ भी गए। हम बात करेंगे कोल्ड सीजन की। तो कोल्ड वेदर कब शुरू होता है? मिड नवंबर के आसपास प्रॉपर कोल्ड वेदर शुरू हो जाता है और फरवरी तक रहता है। और दिसंबर जनवरी जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडक वाले महीने होते हैं। नवंबर में उतनी ठंड नहीं होती, दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है और फिर फरवरी में आपको पता ही है कि विंटर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, साउथ में है तो टेम्परेचर ज़्यादा है और जैसे जैसे आप नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द प्लेसेस इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं या जो प्लेसेस है वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। 10 वाइल द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग जनवरी एट तिरुवनंतपुरम, जो हमारा तिरुवनंतपुरम है वहां पे जो मीन टेम्परेचर है वो कितना है? 31 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम वाराणसी जो कि नॉर्थ इंडिया में है उसकी बात करें तो ओनली 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि साउथ में ज़्यादा और जैसे ही हम नॉर्थ में जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है। क्लियर?
द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब इतनी ज्यादा ठंड नॉर्थ इंडिया में क्यों होती है? इसके कई रीजन हैं। पहला रीजन, कोल्ड विंड ब्लो फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फरवरी। यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, फरवरी में वहां पर कोल्ड विंड ब्लो होती हैं जो कि कैस्पियन सी से और तुर्कमेनिस्तान से आ रही हैं। क्लियर? सेकेंड, places such as Punjab, Haryana and Rajasthan are far away from the moderating influence of the sea and hence experience continental type of climate। अब देखो, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि ये सी से दूर हैं, सी का इन्फ्लुएंस इन पर नहीं हो रहा है। तीसरा जो रीजन है कि स्नोफॉल होती है हिमालयन रेंज में, जिसकी वजह से कोल्ड वेव की सिचुएशन आ जाती है, यानी ठंड जो है वो और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। क्लियर? देयर आर हाई प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हाई प्रेशर कंडीशंस बनती हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। कहां पर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। क्लियर? अगला, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। जो ट्रेड विंड्स हैं वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करने लगती हैं इस सीजन में। ठीक है? हेंस दे आर ड्राई। अब क्योंकि वो ड्राई होती हैं, दे पिक अप मॉइस्चर, वो मॉइस्चर क्रिएट करती हैं कहां से? बे ऑफ बंगाल या फिर एडजॉइनिंग सी, जो भी आसपास वाटर बॉडी है वहां से, और कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करती हैं, यानी अगेन तमिलनाडु में बारिश करती हैं। क्लियर? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इंपॉर्टेंट टर्म है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्या कर रहा है? कोल्ड सीजन में एक तरह से नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कराता है उसकी वजह से। ठीक है? और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है ये भी हम बात करेंगे किसी वीडियो में, जब हम बनाएंगे टर्म्स टू रिमेंबर वाला वीडियो। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सीजन में, विच इज रेनफॉल। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री डू नॉट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर। कंट्री का जो पूरा एरिया है वहां पर तमिलनाडु का या फिर आसपास का थोड़ा इलाका छोड़ दीजिए तमिलनाडु से, तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी बारिश नहीं होती है। क्लियर? सेंट्रल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री गेट ओकेजनल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। जो हमारा सेंट्रल इंडिया है और नॉर्दर्न पार्ट है, ओकेजनल रेनफॉल, ये जो जनवरी का जो महीना होता है या दिसंबर का लास्ट होता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शावरिंग हो जाती है वहां पर। वीक टेम्परेचर साइक्लोन्स, वीक टेम्परेट साइक्लोन्स कॉज रेनफॉल इन दिल्ली। अब देखो, ठंडी जगहों पे बनने वाले जो साइक्लोन्स हैं उनकी वजह से दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थोड़ी थोड़ी सी रेनफॉल होती है। लेकिन ये रेनफॉल राबी क्रॉप, खासकर गेहूं की जो क्रॉप होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो रिसीव्स विंटर रेनफॉल। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का, वहां पर भी विंटर रेनफॉल होती है क्योंकि वो जो एरिया है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के इन्फ्लुएंस में होता है। क्लियर? इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पिक्स अप मॉइस्चर वाइल ब्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। अगेन वही वाला टॉपिक आ गया है कि ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्राई हो चुका है लेकिन वो एडजॉइनिंग सी यानी बे ऑफ बंगाल के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो वहां से वो मॉइस्चर लेता है और उसके बाद तमिलनाडु में या फिर सदर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश में रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल कराता है। क्लियर? अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देख लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कई तरह से होता है, उसके कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन क्या है जो मॉइस्चर लेडन विंड है उनका, या फिर प्रेशर कंडीशंस एरियाज में कैसी है, या फिर साइक्लोनिक डिप्रेशन जो है वो कहाँ बन रहे हैं कहाँ नहीं बन रहे हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ रिलीफ फीचर्स। ये चार फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का इफेक्ट होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं इंडिया में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। सबसे पहले वो एरियाज की बात करेंगे जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे कि स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दूसरा मेघालय के हिल्स यानी कि गारो खासी जयंतिया का जो एरिया है वहां पर। उसके बाद सदर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि अच्छी खासी बारिश होती है। फिर वो एरियाज की बात करेंगे जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर के आसपास। द सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहां पर? तमिलनाडु के साउथ में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो वहां पर बारिश होती है। दूसरा, गंगा की वैली, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर यानी कि मॉडरेट रेनफॉल होती है। तीसरा, रीजन रिसीविंग लो रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे एरिया जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। डेक्कन प्लेटू का एरिया, ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उसके बाद ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड कश्मीर, इन एरिया में 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। उसके बाद रीजन्स रिसीविंग स्केंटी रेनफॉल यानी कि 100 से 200। अब देखो ये 100 से 200 यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने गलत लिख रखा है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। तो पहला पॉइंट क्या है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर जहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होती है, सदर्न पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान, उसके बाद रेन शेडो रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन प्लेटू। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का देखने के लिए मिलता है इंडिया में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे सीजन्स इन इंडिया की, और वीडियो ठीक ठाक लंबा हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना है, नोट्स भी बनाने हैं, तो आप इसको नोट करो, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं वो आप नोट करके रखो, उनको डिफाइन करने के लिए आता है एक एक नंबर के क्वेश्चन में। और यहाँ पर आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।